लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। वाचन समीर गोस्वामी का है। मित्रों, कहानी का सिलसिला शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी के निरंतर अनुरोध पर हम अपने चैनल पर शीघ्र लेकर आ रहे हैं प्रेमचंद के अलावा अन्य लेखकों की लिखी कहानियों का वाचन। इस कारण से हम अपने चैनल का नाम शीघ्र बदलकर करने जा रहे हैं कहानीसुनो.com। यह नाम सामान्यतः आपकी डिवाइस पर स्वतः ही बदल जाएगा, लेकिन यदि किसी कारणवश भविष्य में आपको हमारी कहानी मिलना बंद हो जाए तो कहानीसुनो.com को सर्च करके सब्सक्राइब कर लें। याद रखिए, हमारे नए चैनल का नाम कहानीसुनो.com। तो सिलसिला शुरू करते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम का, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शहर लंदन के एक पुराने टूटे फूटे होटल में, जहां शाम ही से अंधेरा हो जाता है, जिस हिस्से में फैशनेबल लोग आना ही गुनाह समझते हैं और जहां जुआ, शराबखोरी और बदचलनी के बड़े भयानक दृश्य हरदम आंख के सामने रहते हैं, उस होटल में, उस बदचलनी के अखाड़े में इटली का नामवर देश प्रेमी मेजनी खामोश बैठा हुआ है। उसका सुंदर चेहरा पीला है, आंखों में चिंता बरस रही है, होंठ सूखे हुए हैं और शायद महीनों से हजामत नहीं बनी। कपड़े मैले कुचेले हैं। कोई व्यक्ति जो मेजनी को पहले से न जानता हो, उसे देखकर ये ख्याल करने से नहीं रुक सकता कि हो न हो ये भी उन्हीं अभागे लोगों में है जो अपनी वासनाओं के गुलाम होकर जलील से जलील काम करते हैं। मेजनी अपने विचारों में डूबा हुआ है। वो बदनसीब कौम, मजलूम इटली, क्या तेरी किस्मतें कभी न सुधरेंगी? क्या तेरे सैकड़ों सपूतों का खून जरा भी रंग न लाएगा? क्या तेरे देश से निकाले हुए हजारों जानिसारों की आहों में जरा भी तासीर नहीं? क्या तू अन्याय और अत्याचार और गुलामी के फंदे में हमेशा गिरफ्तार रहेगी? शायद तुझ में अभी सुधरने, स्वतंत्र होने की योग्यता नहीं आई। शायद मेरी किस्मत में कुछ दिनों और जिल्लत और बर्बादी झेलनी लिखी है। आजादी, हाय आजादी, तेरे लिए मैंने कैसे कैसे दोस्त, जान से प्यारे दोस्त कुर्बान किए। कैसे कैसे नौजवान, होनहार नौजवान, जिनकी माएं और बीवियां आज उनकी कब्र पर आंसू बहा रही हैं और अपने कष्टों और आपदाओं से तंग आकर उनके वियोग के कष्ट में अभागे आफत के मारे मेजनी को शाप दे रही हैं। कैसे कैसे शेर जो दुश्मनों के सामने पीठ फेरना न जानते थे, क्या ये सब कुर्बानियां, ये सब भेंटें काफी नहीं है? आजादी, तू ऐसी कीमती चीज है तो फिर मैं क्यों जिंदा रहूं? क्या ये देखने के लिए कि मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा देश धोखेबाज अत्याचारी दुश्मनों के पैरों तले रौंदा जाए? मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे हमवतन अत्याचार का शिकार बने? नहीं, मैं ये देखने के लिए जिंदा नहीं रह सकता। मेजनी इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसका दोस्त रफेती, जो उसके साथ निर्वासित किया गया था, इस कोठरी में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बिस्कुट का टुकड़ा था। रफेती उम्र में अपने दोस्त से 2-4 बरस छोटा था। भंगिमा से सज्जनता झलक रही थी। उसने मेजनी का कंधा पकड़कर हिलाया और कहा, जोसेफ, ये लो, कुछ खा लो। मेजनी ने चौंक कर सर उठाया और बिस्कुट देखकर बोला, ये कहां से लाए? तुम्हारे पास पैसे कहां थे? रफेती, पहले खा लो फिर ये बातें पूछना। तुमने कल शाम से कुछ नहीं खाया है। मेजनी, पहले ये बता दो कहां से लाए? जेब में तंबाकू का डिब्बा भी नजर आता है। इतनी दौलत कहां हाथ लगी? रफेती, पूछकर क्या करोगे? वही अपना नया कोट जो मां ने भेजा था, गिरो रखाया हूं। मेजनी ने एक ठंडी सांस ली। आंखों से आंसू टप टप जमीन पर गिर पड़े। रोते हुए बोला, ये तुमने क्या हरकत की? क्रिसमस के दिन आते हैं, उस वक्त क्या पहनोगे? क्या इटली के एक लखपति व्यापारी का इकलौता बेटा क्रिसमस के दिन भी ऐसे ही फटे पुराने कोट में बसर करेगा? हाँ? रफेती, क्यों? क्या उस वक्त तक कुछ आमदनी ना होगी? तुम दोनों नए जोड़े बनवाएंगे और अपने प्यारे देश की आने वाली आजादी के नाम पर
खुशियां मनाएंगे। मेजनी, आमदनी की तो कोई सूरत नजर नहीं आती। जो लेख मासिक पत्रिकाओं के लिए लिखे गए थे वो वापस ही आ गए। घर से जो कुछ मिलता है वो कब का खत्म हो चुका। अब और कौन सा जरिया है? रफेती, अभी क्रिसमस को हफ्ता भर पड़ा है, अभी से उसकी क्या फिक्र करें? और अगर मान लो यही कोट पहना तो क्या? तुमने नहीं मेरी बीमारी में डॉक्टर की फीस के लिए मैगडलीन की अंगूठी बेच डाली थी? मैं जल्दी ही ये बात उसे लिखने वाला हूं, देखना तुम्हें कैसा बनाती है। क्रिसमस का दिन है। लंदन में चारों तरफ खुशियों की गर्म बाजारी है। छोटे बड़े अमीर गरीब सब अपने अपने घर खुशियां मना रहे हैं और अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर गिरजाघरों में जा रहे हैं। कोई उदास सूरत नजर नहीं आती है। ऐसे वक्त में मेजनी और रफेती दोनों उसी छोटी सी अंधेरी कोठरी में सर झुकाए खामोश बैठे हैं। मेजनी ठंडी आहें भर रहा है और रफेती रह रहकर दरवाजे पर आता है और बदमस्त शराबियों को और दिनों से ज्यादा बहकते और दीवानेपन की हरकतें करते देखकर अपनी गरीबी और मोहताजी की फिक्र दूर करना चाहता है। अफसोस, इटली का सरताज जिसकी एक ललकार पर हजारों आदमी अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जाते थे, आज ऐसा मोहताज हो रहा है कि उसे खाने का ठिकाना नहीं। यहां तक कि आज सुबह से उसने एक सिगार भी नहीं पिया। तंबाकू ही दुनिया की वो नेमत थी जिससे वो हाथ नहीं खींच सकता था और वो भी आज उसे नसीब न हुआ। मगर इस वक्त उसे अपनी फिक्र नहीं। रफेती, नौजवान खुशहाल और खूबसूरत होनहार रफेती की फिक्र जी पर भारी हो रही है। वो पूछता है कि मुझे क्या हक है कि मैं एक ऐसे आदमी को अपने साथ गरीबी की तकलीफें झेलने पर मजबूर करूं जिसके स्वागत के लिए दुनिया की सब नेमतें बाहें खोले खड़ी हैं। इतने में एक चिट्ठी रसा ने पूछा, जोसेफ मेजनी यहां कहीं रहता है? अपनी चिट्ठी ले जा। रफेती ने खत ले लिया और खुशी के जोश से उछलकर बोला, जोसेफ, ये लो, मैगडलीन का खत है। मेजनी ने चौंक कर खत ले लिया और बड़ी बेसब्री से खोला। लिफाफा खोलते ही थोड़े से बालों का एक गुच्छा गिर पड़ा जो मैगडलीन ने क्रिसमस के उपहार के रूप में भेजा था। मेजनी ने उस गुच्छे को चूमा और उसे उठाकर अपने सीने की जेब में खोंस लिया। खत में लिखा था, माय डियर जोसेफ, ये तुच्छ भेंट स्वीकार करो। भगवान करे तुम्हें 100 क्रिसमस देखने नसीब हो। इस यादगार को हमेशा अपने पास रखना और गरीब मैगडलीन को भूलना मत। मैं और क्या लिखूं, कलेजा मुंह को आया जाता है। हाय जोसेफ, मेरे प्यारे, मेरे स्वामी, मेरे मालिक जोसेफ, तू मुझे कब तक तड़पाएगा? अब जब्त नहीं होता। आंखों में आंसू उमड़े आते हैं। मैं तेरे साथ मुसीबतें झेलूंगी, भूखों मरूंगी, ये सब मुझे गवारा है, मगर तुझसे जुदा रहना गवारा नहीं। तुझे कसम है, तुझे अपने ईमान की कसम है, तुझे अपने वतन की कसम, तुझे मेरी कसम, यहां आ जा। ये आंखें तरस रही हैं, कब तुझे देखूंगी। क्रिसमस करीब है। मुझे क्या, जब तक जिंदा हूं तेरी हूं, तुम्हारी मैगडलीन। मैगडलीन का घर स्विट्जरलैंड में था। वो एक समृद्ध व्यापारी की बेटी थी और अनिंद सुंदरी। आंतरिक सौंदर्य में भी उसका जोड़ मिलना मुश्किल था। कितने ही अमीर और रईस लोग उसका पागलपन सर में रखते थे, मगर वो किसी को कुछ ख्याल में न लाती थी। मेजनी जब इटली से भागा तो स्विट्जरलैंड में आकर शरण ली। मैगडलीन उस वक्त भोली भाली जवानी की गोद में खेल रही थी। मेजनी की हिम्मत और कुर्बानियों की तारीफें पहले ही सुन चुकी थी। कभी कभी अपनी मां के साथ उसके यहां आने लगी और आपस का मिलना जुलना जैसे तैसे बढ़ा और मेजनी के भीतर सौंदर्य का ज्यों ज्यों उसके दिल पर गहरा असर होता गया, उसकी मोहब्बत उसके दिल में पक्की होती गई। यहां तक कि उसने एक दिन खुद लाज शर्म को किनारे रखकर मेजनी के पैरों पर सिर रख दिया और कहा, मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। मेजनी पर भी उस वक्त जवानी छाई हुई थी। देश की चिंताओं ने अभी दिल को ठंडा नहीं किया था। जवानी की पुरजोश उम्मीदें दिल में लहरें मार रही थी, मगर उसने संकल्प कर लिया था कि मैं देश और जाति पर अपने को न्यौछावर कर दूंगा, और इस संकल्प पर कायम रहा। एक ऐसी सुंदर युवती के नाजुक नाजुक होठों से ऐसी दरख्वास्त सुनकर रद्द कर देना मेजनी ही जैसे संकल्प के पक्के हियाव के पूरे आदमी का काम था। मैगडलीन भीगी भीगी आंखें लिए उठी, मगर निराश न हुई थी।
इस असफलता ने उसके दिल में प्रेम की आग और भी तेज कर दी और गोया आज मेजनी को स्विट्जरलैंड छोड़े कई साल गुजरे, मगर वफादार मैगडलीन अभी तक मेजनी को नहीं भूली। दिनों के साथ उसकी मोहब्बत और भी गाढ़ी और सच्ची होती जाती है। मेजनी का खत पढ़ चुका तो एक लंबी आह भरकर रफेती से बोला, देखो मैगडलीन क्या कहती है। रफेती, उस गरीब की जान लेकर दम लोगे? मेजनी फिर ख्याल में डूबा। मैगडलीन, तू नौजवान है, सुंदर है, भगवान ने तुझे अकूत दौलत दी है, तू क्यों एक गरीब दुखियारे कंगाल फक्कड़ परदेश में मारे मारे फिरने वाले आदमी के पीछे अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रही है? मुझ जैसा मायूस आफत का मारा आदमी तुझे क्यों कर खुश रख सकेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा स्वार्थी नहीं हूं। दुनिया में बहुत से ऐसे हंसमुख खुशहाल नौजवान हैं जो तुझे खुश रख सकते हैं, जो तेरी पूजा कर सकते हैं। क्यों तू उनमें से किसी को अपनी गुलामी में नहीं ले लेती? मैं तेरे प्रेम, सच्चे नेक और निस्वार्थ प्रेम का आदर करता हूं, मगर मेरे लिए जिसका दिल देश और जाति पर समर्पित हो चुका है, तो एक प्यारी और हमदर्द बहन के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। मुझ में ऐसी क्या खूबी है, ऐसे कौन से गुण हैं कि तुझ जैसी देवी मेरे लिए ऐसी मुसीबतें झेल रही है? आह मेजनी, कमबख्त मेजनी, तू कहीं का ना हुआ। जिनके लिए तूने अपने को निछावर कर दिया वो तेरी सूरत से नफरत करते हैं। जो तेरे हमदर्द हैं वो समझते हैं तू सपने देख रहा है। इस ख्यालों से बेबस होकर मेजनी ने कलम दवात निकाली और मैगडलीन को खत लिखना शुरू किया। प्यारी मैगडलीन, तुम्हारा खत उस अनमोल तोहफा के साथ आया। मैं तुम्हारा हृदय से कृतज्ञ हूं कि तुमने मुझ जैसे बेकस और बेबस आदमी को इस भेंट के काबिल समझा। मैं उसकी हमेशा कद्र करूंगा। ये मेरे पास हमेशा एक सच्चे निस्वार्थ और अमर प्रेम की स्मृति के रूप में रहेगी। और जिस वक्त ये मिट्टी का शरीर कब्र की गोद में जाएगा, मेरी आखिरी वसीयत ये होगी कि ये यादगार मेरे जनाजे के साथ दफन कर दी जाए। मैं शायद खुद उस ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता जो मुझे इस ख्याल से मिलती है कि दुनिया में जहां चारों तरफ मेरे बारे में बदगुमानियां फैल रही हैं, कम से कम एक ऐसी नेक औरत है जो मेरी नीयत की सफाई और मेरी बुराइयों से पाक कोशिशों पर सच्ची निष्ठा रखती है। और शायद तुम्हारी हमदर्दी का यकीन है कि मैं जिंदगी की ऐसी कठिन परीक्षाओं में सफल होता जाता हूं। मगर प्यारी बहन, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम मेरी तकलीफों के ख्याल से अपना दिल मत दुखाना। मैं बहुत आराम से हूं। तुम्हारे प्रेम जैसी अक्षय निधि पाकर भी अगर मैं कुछ थोड़े से शारीरिक कष्टों का रोना रोऊं तो मुझ जैसा अभागा आदमी दुनिया में कौन होगा। मैंने सुना है तुम्हारी सेहत रोज बरोज गिरती जाती है। मेरा जी बेअख्तियार चाहता है कि तुझे देखूं। काश मैं आजाद होता, काश मेरा दिल इस काबिल होता कि तुझे भेंट चढ़ा सकता, मगर एक पजमुर्दा उदास दिल तेरे काबिल नहीं। मैगडलीन, खुदा के वास्ते अपनी सेहत का ख्याल रखो। मुझे शायद इससे ज्यादा और किसी बात की तकलीफ न होगी कि प्यारी मैगडलीन तकलीफ में है और मेरे लिए तेरा पाकीज़ा चेहरा इस वक्त निगाहों के सामने है। मेगा, देखो मुझसे नाराज ना हो। खुदा की कसम मैं तुम्हारे काबिल नहीं। आज क्रिसमस का दिन है, तुम्हें क्या तोहफा भेजूं। खुदा तुम पर हमेशा अपनी बेइंतहा हरकतों का साया रखे। अपनी मां को मेरी तरफ से सलाम कहना। तुम लोगों को देखने की इच्छा है, देखे कब तक पूरी होती है। तेरा जोसेफ। इस वाकये के बाद बहुत दिन गुजर गए। जोसेफ मेजनी फिर इटली पहुंचा और रोम में पहली बार जनता के राज्य का ऐलान किया गया। 3 आदमी राज्य की व्यवस्था के लिए निर्वाचन किए गए। मेजनी भी उनमें एक था, मगर थोड़े ही दिनों में फ्रांस की ज्यादतियों और पीडमांट के बादशाह की दगाबाजियों की बदौलत इस जनता के राज का खात्मा हो गया और उसके कर्मचारी और मंत्री अपनी जानें लेकर भाग निकले। मेजनी अपने विश्वसनीय मित्रों की दगाबाजी और मौका परस्ती पर पेचुताप खाता हुआ खस्ता हाल और परेशान रोम की गलियों की खाक छानता फिरता था। उसका ये सपना कि रोम को मैं जरूर एक दिन जनता के राज का केंद्र बनाकर छोड़ूंगा, पूरा होकर फिर तितर बितर हो गया। दोपहर का वक्त था। धूप से परेशान होकर वो एक पेड़ की छाया में जरा दम लेने के लिए ठहर गया कि सामने एक लेडी आती हुई दिखाई दी। उसका चेहरा पीला था, कपड़े बिल्कुल सफेद और सादा,
उम्र 30 साल से ज्यादा। मेजनी आत्मविस्मृति की दशा में था कि ये स्त्री प्रेम से व्यग्र होकर उसके गले लिपट गई। मेजनी ने चौंक कर देखा, बोला, प्यारी मैगडलीन, तुम हो? ये कहते कहते उसकी आंखें भीग गई। मैगडलीन ने रोकर कहा, जोसेफ, और मुंह से कुछ न निकला। दोनों खामोश कई मिनट तक रोते रहे। आखिर मेजनी बोला, तुम यहां कब आई मेगा? मैगडलीन, मैं यहां कई महीने से हूं, मगर तुमसे मिलने की कोई सूरत नहीं निकलती थी। तुम्हें कामकाज में डूबा हुआ देखकर और ये समझकर कि अब तुम्हें मुझ जैसी औरत की हमदर्दी की जरूरत बाकी नहीं रही, तुमसे मिलने की कोई जरूरत न देखती थी। रुककर, क्यों जोसेफ, ये क्या कारण है कि अक्सर लोग तुम्हारी बुराई किया करते हैं? क्या वो अंधे हैं? क्या भगवान ने उन्हें आंखें नहीं दी? जोसेफ, मेगा, शायद वो लोग सच कहते होंगे। फिलहाल मुझ में वो गुण नहीं है जो मैं शान के मारे अक्सर कहा करता हूं कि मुझ में है, या जिन्हें तुम अपनी सरलता और पवित्रता के कारण मुझ में मौजूद समझती हो। मेरी कमजोरियां रोज बरोज मुझे मालूम होती जाती हैं। मैगडलीन, तभी तो तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारी पूजा करूं। मुबारक है वो इंसान जो खुद ही को मिटाकर अपने को हेच समझने लगे। जोसेफ, भगवान के लिए मुझे इस तरह अपने से मत अलग करो। मैं तुम्हारी हो गई हूं और मुझे विश्वास है कि तुम वैसे ही पाक साफ हो जैसा हमारा यीशु था। यह ख्याल मेरे मन पर अंकित हो गया है, और अगर उसमें जरा कमजोरी आ गई थी तो तुम्हारी इस वक्त की बातचीत ने उसे और भी पक्का कर दिया। बेशक तुम फरिश्ते हो, मगर मुझे अफसोस है कि दुनिया में क्यों लोग इतने तंग दिल और अंधे होते हैं, और खास तौर पर वो लोग जिन्हें मैं तंग ख्यालों से ऊपर समझती हूं। रफेती, रसारीनो, पलाइनो, बरनाबास, ये सब के सब तुम्हारे दोस्त हैं। तुम उन्हें अपना दोस्त समझते हो, मगर वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं, और उन्होंने मुझसे मेरे सामने सैकड़ों ऐसी बातें तुम्हारे बारे में कही हैं जिनका मैं मरकर भी यकीन नहीं कर सकती। वो सब गलत झूठ बकते हैं। हमारा प्यारा जोसेफ वैसा ही है जैसा मैं समझती थी, बल्कि उससे भी अच्छा। क्या यह भी तुम्हारी एक जाति खूबी नहीं है कि तुम अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझते हो? जोसेफ से अब सब्र न हो सका। मैगडलीन के मुरझाए हुए पीले पीले हाथों को चूम कर कहा, प्यारी मेगा, मेरे दोस्त बेकसूर है और मैं खुद दोषी हूं। रोकर, जो कुछ उन्होंने कहा वो सब मेरे ही इशारे और मर्जी के अनुसार था। मैंने तुमसे दगा की, मगर मेरी प्यारी बहन, ये सिर्फ इसलिए था कि तुम मेरी तरफ से बेपरवाह हो जाओ और अपनी जवानी के बाकी दिन खुशी से बसर करो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें जरा भी न समझा था। मैं तुम्हारे प्रेम की गहराई से अपरिचित था, क्योंकि मैं जो चाहता था उसका उल्टा असर हुआ। मगर मेगा, मैं माफी चाहता हूं। मैगडलीन, हाय जोसेफ, तुम मुझसे माफी मांगते हो? तुम जो दुनिया के सबसे ज्यादा नेक, ज्यादा सच्चे और ज्यादा लायक हो। मगर हां, बेशक तुमने मुझे बिल्कुल न समझा था जोसेफ। यह तुम्हारी गलती थी। मुझे ताज्जुब तो यह है कि तुम्हारा ऐसा पत्थर का दिल कैसे हो गया। जोसेफ, मेगा, ईश्वर जानता है, जब मैंने रफेती को यह सब सिखा पढ़ाकर तुम्हारे पास भेजा है, उस वक्त मेरे दिल की क्या कैफियत थी। मैं जो दुनिया में नेक नामी को सबसे ज्यादा कीमती समझता हूं, और मैं जिसने दुश्मनों के जाती हमलों को कभी पूरी तरह काटे बिना न छोड़ा, अपने मुंह से सिखाऊं कि जाकर मुझे बुरा कहो। मगर यह केवल इसलिए था कि तुम अपने शरीर का ध्यान रखो और मुझे भूल जाओ। सच्चाई यह थी कि मेजनी ने मैगडलीन के प्रेम को रोज बरोज बढ़ते देखकर एक खास हिकमत की थी। उसे खूब मालूम था कि मैगडलीन के प्रेमियों में से कितने ही ऐसे हैं जो उससे ज्यादा सुंदर, ज्यादा दौलतमंद और ज्यादा अक्ल वाले हैं, मगर वो किसी को ख्याल में नहीं लाती। मुझ में उसके लिए जो खास आकर्षण है वो मेरे कुछ खास गुण हैं, और अगर मेरे ऐसे मित्र जिनका आदर मैगडलीन भी करती है उससे मेरी शिकायत करके इन गुणों का महत्व उसके दिल से मिटा दे,
तो वो खुद ब खुद मुझे भूल जाएगी। पहले तो उसके दोस्त इस काम के लिए तैयार न होते थे, मगर इस डर से कि कहीं मैगडलीन ने घुल घुल कर जान दे दी तो मेजनी जिंदगी भर हमें माफ न करेगा, उन्होंने ये अप्रिय काम स्वीकार कर लिया था। वो स्विट्जरलैंड गए थे और जहां तक उनकी जबान में ताकत थी अपने दोस्त की पीठ पीछे बुराई करने में खर्च की, मगर मैगडलीन पर मोहब्बत का रंग ऐसा चढ़ा हुआ था कि इन कोशिशों का इसके सिवा और कोई नतीजा न हो सकता था जो हुआ। वो एक रोज बेकरार होकर घर से निकल खड़ी हुई और रोम में आकर एक सराय में ठहर गई। यहां उसका रोज का नियम था कि मेजनी के पीछे पीछे उसकी निगाह से दूर घूमा करती, मगर उसे आश्वस्त और अपनी असफलता से प्रसन्न देखकर उसे छोड़ने का साहस न करती थी। आखिरकार जब फिर उस पर असफलताओं का वार हुआ और वो फिर दुनिया में बेकस और बेबस हो गया तो मैगडलीन ने समझा अब इसको किसी हमदर्द की जरूरत है, और पाठक देख चुके हैं कि जिस तरह वो मेजनी से मिली। मेजनी रोम से फिर इंग्लिस्तान पहुंचा और यहां एक अरसे तक रहा। सन 1870 में उसे खबर मिली कि सिसिली की रियाया बगावत पर आमादा है और उन्हें मैदान जंग में लाने के लिए एक उभारने वाले की जरूरत है। बस वो फौरन सिसिली पहुंचा, मगर उसके जाने के पहले शाही फौज ने बागियों को दबा दिया था। मेजनी जहाज से उतरते ही गिरफ्तार करके एक कैद खाने में डाल दिया गया, मगर चूंकि अब वो बहुत बुढ़ा हो गया था, शाही हुक्काम ने इस डर से कि कहीं वो कैद की तकलीफों से मर जाए तो जनता को संदेह होगा कि बादशाह की प्रेरणा से वो कत्ल कर डाला गया, उसे रिहा कर दिया। निराशा और टूटा हुआ दिल लिए मेजनी स्विट्जरलैंड की तरफ रवाना हुआ। उसकी जिंदगी की तमाम उम्मीदें खाक में मिल गईं। इसमें शक नहीं कि इटली के एकताबद्ध हो जाने के दिन बहुत पास आ गए थे, मगर उसकी हुकूमत की हालत उससे हरगिज बेहतर न थी जैसी ऑस्ट्रिया या नेपल्स के शासनकाल में। अंतर यह था कि पहले वो एक दूसरी कौम की ज्यादतियों से परेशान थे, अब अपनी कौम के हाथों। इन निरंतर असफलताओं ने दृढ़व्रती मेजनी के दिल में एक ख्याल पैदा किया कि शायद जनता की राजनीतिक शिक्षा इस हद तक नहीं हुई कि वो अपने लिए एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की बुनियाद डाल सके, और इसी नियत से वो स्विट्जरलैंड जा रहा था कि वहां से एक जबरदस्त कौमी अखबार निकाले, क्योंकि इटली में उसे अपने विचारों को फैलाने की इजाजत न थी। वो रात भर नाम बदलकर रोम में ठहरा, फिर वहां से अपनी जन्मभूमि जिनेवा में आया और अपनी नेक मां की कब्र पर फूल चढ़ाए। इसके बाद स्विट्जरलैंड की तरफ चला और साल भर तक कुछ विश्वसनीय मित्रों की सहायता से अखबार निकालता रहा, मगर निरंतर चिंता और कष्टों ने उसे बिल्कुल कमजोर कर दिया था। सन 1870 में वो सेहत के ख्याल से इंग्लिस्तान आ रहा था कि आल्पस पर्वत की तलहटी में निमोनिया की बीमारी ने उसके जीवन का अंत कर दिया और वो एक अरमानों से भरा हुआ दिल लिए स्वर्ग को सिधारा। इटली का नाम मरते दम तक उसकी जबान पर था। यहां भी उसके बहुत से समर्थक और हमदर्द शरीक थे। उसका जनाजा बड़ी धूम से निकला। हजारों आदमी साथ थे और एक बड़ी सुहानी खुली हुई जगह पर पानी के एक साफ चश्मे के किनारे पर कौम के लिए मर मिटने वाले को सुला दिया गया। मेजनी को कब्र में सोए हुए आज 3 दिन गुजर गए। शाम का वक्त था। सूरज की पीली किरणें इस ताजा कब्र पर हसरत भरी आंखों से ताक रही हैं। तभी एक अधेड़ खूबसूरत औरत सुहाग के जोड़े पहने लड़खड़ाती हुई आई। ये मैगडलीन थी। उसका चेहरा शोक में डूबा हुआ था, बिल्कुल मुरझाया हुआ, कि जैसे अब इस शरीर में जान बाकी नहीं रही। वो इस कब्र के सिरहाने बैठ गई और अपने सीने पर खुसे हुए फूल उस पर चढ़ाए, फिर घुटनों के बल बैठकर सच्चे दिल से दुआ करती रही। जब खूब अंधेरा हो गया, बर्फ पड़ने लगी, तो वो चुपके से उठी और खामोश सर झुकाए करीब के एक गांव में जाकर रात बसर की और भोर की बेला अपने मकान की तरफ रवाना हुई। मैगडलीन अब अपने घर की मालिक थी। उसकी मां बहुत जमाना हुआ मर चुकी थी। उसने मेजनी के नाम से एक आश्रम बनवाया और खुद आश्रम की ईसाई लेडियों के लिबास में वहां रहने लगी। मेजनी का नाम उसके लिए एक निहायत पुरदर्द और दिलकश गीत से कम न था। हमदर्दों और कद्रदानों के लिए उसका घर उनका अपना घर था। मेजनी के खत उसकी इंजील और मेजनी का नाम उसका ईश्वर था। आसपास के गरीब लड़कों और मुफलिस बीवियों के लिए यही बरकत से भरा हुआ नाम जीविका का साधन था। मैगडलीन 3 बरस तक जिंदा रही और जब मरी
तो अपनी आखिरी वसीयत के मुताबिक उसी आश्रम में दफन की गई। उसका प्रेम मामूली प्रेम न था, एक पवित्र और निष्कलंक भाव था, और वो हमको उन प्रेम रस में डूबी हुई गोपियों की याद दिलाता है जो श्री कृष्ण के प्रेम वृंदावन की कुंजों और गलियों में मंडराया करती थी, जो उससे मिले होने पर भी उससे अलग थी और जिनके दिलों में प्रेम के सिवा और किसी चीज की जगह न थी। मेजनी का आश्रम आज तक कायम है और गरीब और साधु संत अभी तक मेजनी का पवित्र नाम लेकर वहां हर तरह का सुख पाते हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। वाचन समीर गोस्वामी का था।